नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां सरकार के दर्जा प्राप्त श्रम राज्य मंत्री सुनील भराला अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने अपने दौरे के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही 3 दर्जन से अधिक योजनाओं की जानकारी श्रमिकों के घर घर तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य मंत्री ने बताया है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रवण कुमार योजना के तहत लोगों को धार्मिक यात्रा कराने की योजनाओं को जानकारी दी गई। आगे उन्होंने ये भी बताया कि चेतन चौहान खेल योजना के तहत मजदूरों के बच्चों को खेल के लिए 1 लाख की सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बारे में भी उन्होंने कहा कि काफी दिनों से सत्ता से दूर रहने के कारण इस तरह के अर्गनल बयान बातें कर रहे हैं। में आज श्रम कल्याण परिषद की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश में 3 दर्जन से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जो वाणिज्यकर दुकानों पर काम करने वाले श्रमिक और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं, अभूतपूर्व योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हमें श्रमिकों के घर तक उनको पहुंचाना है। जैसे अभी हमने श्रवण कुमार धार्मिक श्रमिक यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसमें हम एक परिवार के 6 सदस्यों को धार्मिक यात्रा कराने का काम कर रहे हैं। कन्यादान के लिए अभी हमने 1 लाख रुपए श्रमिक परिवार की बेटी के लिए कन्यादान के लिए 1 लाख रुपए का हमने प्रावधान बनाया है। और एक रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर, जो हरदोई से सामने आई है, जहां एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हरदोई से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शिक्षा विभाग का लिपिक घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल डीआईजी राजीव मल्होत्रा ने ये जानकारी दी कि 7 लाख का एरियर बनाने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद रंगे हाथों आरोपी लिपिक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का ये लिपिक है जिसे घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डीआईजी राजीव मल्होत्रा ने इस गिरफ्तारी को लेकर जवाब दिया है, जानकारी दी, और साथ ही आपको बता दें कि 7 लाख का एरियर बनाने के एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही थी, जिस वक्त रंगे हाथों आरोपी लिपिक को गिरफ्तार किया गया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जो कि आगरा से सामने आई है। आगरा में ताजमहल के निकट शिल्पग्राम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे और उन्होंने ताज नगरी में 18 से 29 मई तक आयोजित होने वाली हुनर हाट का उद्घाटन किया है। तो वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर इस हुनर हाट का उद्घाटन किया। हुनर हाट का आयोजन किया गया है। ये 41वां हुनर हाट है और मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों से देश के जो कलाकार हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। और यहाँ पर सभी राज्यों के स्टॉल्स लगाए गए हैं और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनका प्रदर्शन किया गया है बेहतर ढंग से। और इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध व्यंजन है, उनका भी प्रदर्शन किया गया है, बहुत बेहतर ढंग से किया गया। मैं भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को, आदरणीय नकवी साहब को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आगरा जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा केंद्र है पर्यटकों का, वहां पर इस प्रकार का आयोजन से देश की संस्कृति। और उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय लखनऊ से प्रयागराज जाते समय रास्ते में ही एक होटल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी से ऊर्जा मिल रही है। ये जोश इसी बात का प्रमाण है कि कल अखिलेश यादव द्वारा दिए गए विवादित बयान पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव की बुद्धि में पत्थर पड़ गया है। उच्च शिक्षा के रिक्त पदों को लेकर भी कैबिनेट मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि जल्दी ही सभी रिक्त पद दोबारा भरे जाएंगे। मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। रायबरेली के कार्यकर्ताओं ने मुझे रोककर एक जो मेरा स्वागत किया है, मेरे प्रति स्नेह व्यक्त किया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, वह लगता है कि मोदी जी और योगी जी से जो ऊर्जा मिल रही है वो नीचे कार्यकर्ताओं तक। और डायल 112 के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने दिशा निर्देश देते हुए आज से महाराजगंज, गोरखपुर और कुशीनगर में एक सप्ताह के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरुआत करी।
बता दें आपको, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई जहां जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, एलईडी वैन और नुक्कड़ सभा कर नागरिकों को जागरूक किया गया है। अपर पुलिस डायल 112 की अपर पुलिस अधीक्षक मोहिनी पाठक ने यह भी बताया कि पुलिस की टीम नागरिकों को बताएगी कि केवल झगड़े और मारपीट में ही नहीं बल्कि किसी भी आपात स्थिति जैसे आग लगने, प्राकृतिक आपदा, मेडिकल इमरजेंसी में भी आप 112 नंबर डायल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि कहा गया है कि अगर 10 बजे रात को किसी महिला या बुजुर्ग को किसी गंतव्य तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है तो भी डायल 112 को फोन कर मदद मांगी जा सकती है। साथ ही सोनाली बॉर्डर, नौतनवा रेलवे स्टेशन, फरेंदा सदर क्षेत्र में सिसवा रेलवे स्टेशन के पास कैंप लगाकर आम जनमानस को डायल 112 के कार्यों की जानकारी देते हुए किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे मदद ली जा सकती है। कहा यह भी गया कि नेपाल के लोग अगर भारत में घूमने या किसी आवश्यक कार्य से आए हों और कोई भी घटना हो जाए तो तुरंत डायल 112 पर फोन करके पूरी मदद की जाएगी। ये एक्चुअली हमारा 1 हफ्ते का अभियान है जिसमें 2 दिन तक हमारी टीम यहाँ रहेगी और बाकी 5 दिन एक एलईडी वैन हम यहाँ लगा के रखेंगे। और ये एसएसबी के संग में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अभियान ये शुरू किया है। इसमें ये है कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल से हिंदुस्तान आ रहे हैं या हिंदुस्तान से नेपाल जा रहे हैं उनको हम ये बताएंगे कि ये जैसे हमारा ये आप देख सकते हैं 112 की सुविधाओं को हमने पैम्फलेट्स के ऊपर लिखा है। ये छोटी हमने बुकलेट्स बनाई हैं, इन पे लिखा है, कार्टून स्ट्रिप्स है, हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम है। तो एसएसबी के साथ में हम ये मिलकर इसलिए कर रहे हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, किसी भी नेपाली भाई को अगर लगता है कि भारत में उनका किसी ने बैग चुरा लिया है, गलत बस में बिठा दिया है या कोई बिछड़ गया है, वाइफ पीछे रह गई है, आगे निकल गए, कोई भी सिचुएशन हो तो आप बेझिझक बिना किसी संकोच के 112 पे कॉल करें। इसके लिए एक जागृति का अभियान, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग। देखिए, ये जो प्रोग्राम डायल 112 का शुरू हो रहा है, जॉइंटली हो रहा है। 2 एजेंसीज का आपस में मिल के ये तय होना कि रास्ते में जो भी सिटीजन्स हमारे क्रॉस करते हैं उनको ये पता हो कि किस प्रकार की इस नंबर को डायल करने के बाद जो हमें इसकी सेवाएं उपलब्ध होंगी या आपातकालीन स्थिति में जैसे स्थिति में वो पड़ जाते हैं, अगर ये नंबर को डायल करेंगे तो उनको उसकी जो भी है सेवाएं वो उपलब्ध होंगी। एसएसबी का रोल क्या है, जब ये क्रॉस करेंगे तो हम उनको ये जागरूक करेंगे कि अगर आप रास्ते में जाते हैं, अगर ऐसी समस्याएं आएँ आपको आपातकालीन, तो इस नंबर को आप डायल करें। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के जो नेटवर्क है उससे और किसी भी मोबाइल से ही किया जा सकता है। तो ये जनरली क्या है कि ये दोनों सिटीजन, इंडियन साइड के या नेपाल से जो इंडिया में आ रहे हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां वादीगण की ओर से 16 मई को कोर्ट में पूर्वी दीवार और नंदी जी के मुख के सामने व्यास जी के सामने वाला तहखाना, उत्तरी दीवार और उसको हटाकर या तोड़कर मलबा साफ कर पाए गए फव्वारे यानी कि कथित शिवलिंग की कमीशन ने नापजोक लंबाई और चौड़ाई के साथ बैरिगेटिंग के पश्चिमी दीवार के बंद दरवाजे को खोलकर या तोड़कर कमीशन की कार्रवाई करके रिपोर्ट देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इसी पर अब मुस्लिम पक्ष की ओर से आज कोर्ट में 4 पन्नों की आपत्ति दर्ज कराई गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे के पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने सर्वे रिपोर्ट दी, जिसको वायरल होने के बाद से ही अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी रिपोर्ट एकदम सही है, जो भी लिखा है वो सही है और वाराणसी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार की अदालत में सुनवाई की अगली तारीख 23 मई को तय की गई है। इस बारे में वादी पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी मीडिया को जानकारी देते हुए नजर आए। मुकदमा ये स्टे सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए स्टे कर दिया है, इसलिए इसमें आज सुनवाई नहीं हो पाई। 23 तारीख की डेट लगी हुई है। अरे वही कई बार बता दिया हूँ यार, प्रार्थना पत्रों पर जो दीवार तोड़ना है और मछली हटाना है उसी सब आपत्ति सुनवाई होगी। हाँ, सब 23 को। देखिए 23/5 को डेट लग रही है सोमवार को। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है उससे चलते यहाँ पर डेट लग रही है। तो किन किन प्रार्थना पत्रों पे का डिस्पोज होना है उस दिन? प्रार्थना पत्र का डिस्पोज होगा। कमीशन पर आपत्ति मांगी गई है, किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति कमीशन पर देंगे। और जो प्रार्थना पत्र हमारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है वजू ही करने के लिए, पाइप हटाने के लिए, लैट्रिन जाने के लिए वहीं पर उसका मेरा विरोध है। जो मछलियाँ हैं उस मछलियों पर मेरा विरोध नहीं कि निषेध कर दिया जाए और
एक प्रार्थना पत्र जो है शिवलिंग के आसपास जो मलबे इत्यादि से ढके गए हैं उसको साफ कर स्पष्ट रिपोर्ट आया जाए। इसी पर हमारी सुनवाई आने वाले द्वारा सोमवार को। और रुक करेंगे बरेली की ओर, जहां पर बनखाने में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। दरअसल बनखाना निवासी निशी कश्यप ने पड़ोस के ही रहने वाले विकास सक्सेना से लव मैरिज की थी और शादी के बाद से ही दोनों के घर वालों में दहेज और पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी होती थी। और आज आरोपी पति ने मौका देखकर अपनी पत्नी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया है और इसके बाद ये आरोपी पति मौके से फरार हो गया। तो वहीं एसपी सिटी रविंद्र कुमार का ये कहना है कि आज सुबह बानखाना निवासी निशी कश्यप की हत्या उसी के पति द्वारा कर दी गई है। हालांकि पति मौके से फरार हो गया है और मौके पर फील्ड यूनिट लगा दी गई है और टीमों को गठित करके आरोपी की तलाश की जा रही है। 19/5/2022 को सुबह लगभग 11 बजे पुलिस को एक सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पे गई तो पाया कि एक व्यक्ति जिसका नाम विकास सक्सेना है उसने अपनी पत्नी को धारदार हथियार से मारा और उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद में मौके से जो महिला हैं उनके भाई के द्वारा एक निजी अस्पताल में तुरंत ले गया गया, जहाँ से डॉक्टर के द्वारा उन्हें रेफर कर दिया गया और जिला अस्पताल में लाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पे आई, पुलिस के द्वारा जो है शव को कब्जे में ले लिया गया है। पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है और पोस्टमार्टम की जाएगी और इसमें जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। जो घर के जो इनके परिजन हैं उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी, तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आज दिनांक 19/5/2022 को सुबह आज जो ये हमने बच्ची को लेकर दूध मंगाया था उन्होंने, क्योंकि बच्ची का दूध लेने गई थी जो खत्म हुई है बिटिया हमारी, वो दूध लेने गई थी तो दूध लेकर आ ही रही होगी तो रास्ते में हमें किसी ने सूचना दी कि आपकी बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई है। तो हम गए बाहर निकल कर, जब बाहर गए तो हमने इसे ऐसी अवस्था में देखा जिसको हमें देख नहीं मिला। इसकी माँ तो बेहोश हो गई देखकर, हमने उठा करके किसने हत्या की? इसके हस्बैंड ने की है साहब। 2-4 दिन पहले इन लोगों के बीच में जो झगड़ा हुआ। क्या नाम है उसका? उसके हस्बैंड का नाम विकास सक्सेना है और बेटी का नाम जो जिसकी हत्या हुई नाम दुर्गा कश्यप है। मेरी लड़की को जिसने मारा, मेरी लड़की ससुराल वाले हैं, उनकी सास ससुर ने और जेठ ने और उसके घर वाले ने चारों ने मिलकर मेरी लड़की को मारा। कैसे हत्या की? क्या सब कुछ नहीं, दहेज के पीछे लड़ाई होती थी। मेरी लड़की को 1 साल हुआ, अपनी मर्जी से शादी करी। पहले तो जाति ताई लेके लड़ता था वो कि तुम्हारे कश्यप हो, हम सक्सेना है, हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। ना बनने के बाद जैसे तैसे निभाया। फिर उसकी अम्मा दहेज पे आ गई, दहेज मांगने लगे तो दहेज के लिए सब मैंने मना कर दी। तो आए दिन मेरी लड़की की ताई मारता पीटता, आए दिन लड़की मेरे घर आ जाती थी। मेरे घर पर आने के बाद मैं भेजती नहीं थी लड़की के लिए, तो जबरदस्ती मेरी लड़की ताई लेके जाता। तो आज पता नहीं ऐसे क्या हो गया। मैंने आज लड़की के लिए दूध मंगाया, लड़की से पैसे दिए मैंने, तो मैं दूध लिया जाके दूध लेने गया तो सब बाहर से इसे मारकर नाली में फेंक के चला गया। ये चाकू से हमला कराया, पूरी गर्दन में हाथ चाकू लगाया, उसके पूरे सीने में चाकू लगे, पूरे हाथ फाड़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या अपडेट है? जी ये बताना चाहूंगा, ये थाना प्रेमनगर क्षेत्र का मामला है। वहाँ पर एक मोहल्ला लगता है बान खाना, वहाँ पर के रहने वाले थे ये। तो लड़की अपने मैके में ही रह रही थी, पड़ोस में रहता था लड़का जो जिससे इसने प्रेम विवाह किया था। पहले प्रेम विवाह किया था, उसके बाद में ये 2 साल इन्हें शादी के लिए हुए थे। एक बेटी 9 माह की जो है एम्पेटी, उस बच्ची के लिए दूध लेने के लिए सुबह 10:30 बजे की लगभग घटना है। तो दुकान पे जाती है, दुकान पे लौटते वक्त वो इनका पति जो है हाथ लगाई हुई पौधे पे बैठा हुआ था। उन्होंने जो है कोई मौका पकड़ कर थोड़ी सी आड़ हुई, वहीं पर उन्होंने ताकत चाकू से उससे कई बार किए हैं, सीने में 3-4 बार किए। बचाने को लेकर जब वो अपने हाथ उसने लगाया चाकू बचाने, तो उसके हाथ में भी कई इस तरह के निशान लगे हुए हैं जो कि चाकू से पाए गए हैं। फिलहाल जो है पुलिस ने सबको दिया है। तो रुपेंद्र, यहाँ पर कितने लोगों पर आरोप सामने आ रहा है? जो आरोपी पति फरार बताया जा रहा है, तो उसके घर वालों से कोई पूछताछ हो पाई है या कोई घरवाला सामने आया है? उसका घरवाला, देखिए कोई घरवाला सामने नहीं आया, उसकी माँ है केवल और घर में उसके कोई
है ही नहीं और व्यक्ति जो है मौके से ये घटना करके जो है बिल्कुल फरार हो गया है। पुलिस घर पकड़ने लगी हुई है, फॉरेंसिक भी मौके पर पहुंची, रोड पे तमाम खून दूध की थैली जो इस तरह की पड़ी हुई थी, ये बात समय लग रहा था कि रुमाल वगैरह पड़ा हुआ था महिला का, जो गंभीर समस्या को अंजाम देने की बात कर रहा है। चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि एक महिला की यहां पर हत्या कर दी गई और उसके बाद उसी के पति ने जो ये हत्या को अंजाम दिया मौके से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और टीम गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही है। और अगली खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां नशे में धुत एक सिपाही द्वारा युवती से अश्लील व्यवहार करने का मामला सामने आया। इस दौरान एसएसपी शैलेश पांडे ने सिपाही सुधीर यादव को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 16 मई को कोतवाली नगर के अंगूरी बाग में नशे की हालत में एक सिपाही ने एक युवती के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई की और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर अब संज्ञान लेते हुए आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो दिनांक 16 मई को सायंकाल 8 बजे की बात है, एक सुधीर यादव आरक्षी जो कोतवाली नगर में तैनात था और वर्तमान में येलो जोन ड्यूटी कर रहा था, वह कोतवाली नगर क्षेत्र में अंगूरी बाग के पास से रोड के किनारे एक गुमटी के पास पेशाब कर रहा था। उसी दौरान एक युवती जो वहीं पास के मोहल्ले की रहने वाली थी, वो दुकान से दूध लेकर के वापस आ रही थी। युवती द्वारा सिपाही सुधीर यादव के विरुद्ध अभद्रता का आरोप लगाया गया है। इसको संज्ञान में लेकर के आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण में जांचोपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। आरक्षी नशे की हालत में था और उसका मेडिकल करा करके जो है इसकी गहनता से जांच की जा रही है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को रोड रेज के मामले में 1 साल की सजा सुना दी है। और ये हैरानी की बात है कि रोड रेज का जो मामला है 1988 का है। पहले इस मामले में सिद्धू को राहत मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर से अब परिवार ने फिर से कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि सिद्धू को पंजाब पुलिस जल्द ही अब कस्टडी में लेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में अपने फैसले में सिद्धू पर लगे गैर इरादतन हत्या के आरोप को खारिज कर दिया था और न कि 3 साल की सजा के बदले उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन परिवार ने इस फैसले के खिलाफ अब पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर सिद्धू पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने गुरनाम नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। निचली अदालत ने अब सिद्धू को इस मामले में पहले बरी कर दिया था, लेकिन साल 1999 में हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सिद्धू पर सिर्फ 1000 का जुर्माना लगाया था। तो वहीं अब सजा के ऐलान के बाद सुप्रीम नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए अपना रिएक्शन का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।